दिखाई नहीं देता तुमको? आंखें हैं या बटन? राह चलती लड़कियों से ऐसे ही टकराते रहते हो तुम। सिया नीचे गिरे हुए अपने सामान को समेटते हुए बोले जा रही थी। मैडम, एक तो मैं आपकी सामान समेटने में मदद कर रहा हूँ और आप हैं कि मुझे सुनाई ही जा रही हैं। ये तो हद है। वो उससे बहस करते हुए बोला। तो देख के चलना था ना तुमको? सारा सामान गिरा दिया मेरा। वो लड़की उसकी तरफ आंखें निकालते हुए बोली। मैंने गिरा दिया या आप खुद आकर टकराई हैं मुझसे? और इतना सारा सामान संभाल नहीं सकती तो लाने की ज़रूरत क्या थी? वो जवाब देते हुए बोला। वाह, नहीं नहीं, वाह, बहुत अच्छे। एक तो मेरा सामान गिरा दिया, ऊपर से बहस भी करे जा रहे हो। अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि हो गए शुरू। वाट यू मीन? तुम जैसे लड़कों को? मुझे क्या ऐसा वैसा समझ रखा है तुमने? वरुण नाम है मेरा और तुम जैसी 50 लड़कियों के नंबर तो मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूँ, समझी? तो उन्हीं से जाके टकराओ ना। मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? बोलती हुई वो पैर पटकती हुई आगे बढ़ गई। एक हाथ में लगेज और एक हाथ में हैंडबैग और टेडी बियर लिए सिया अपनी बस का नंबर खोजने में लगी थी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो बस दिखाई दे गई। अंदर पहुंचकर उसने अपना लगेज ऊपर रैक में रखा, अपनी सीट पर अपने टेडी बियर को लेकर बैठ गई। उसने बस में इधर उधर निगाह दौड़ाई। बस अभी काफ़ी खाली थी। एक दो लोग ही उसमें बैठे हुए थे। वो इत्मीनान से बैठ गई, पर उसे चैन कहाँ था। पहली बार अकेले बाहर जा रही थी तो थोड़ी नर्वस, या कहूँ थोड़ी ज़्यादा ही नर्वस थी। वो पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाओं को याद करने लगी। कैसे उसकी ज़िंदगी में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ हो रहा था और ये सब तब से शुरू हुआ जब उसके लिए रिश्ता आया। मुझे अभी शादी नहीं करनी है मम्मी, उसने साफ बोल दिया। क्या मतलब है शादी नहीं करनी? सारी ज़िंदगी हमारे सर पर बैठी रहोगी क्या? माँ झुंझाते हुए बोली। हाँ, यही रहूँगी बस। मुझे नहीं करनी शादी वादी अभी। अभी का क्या मतलब है? 27 साल की तो हो चुकी हो, और कब करोगी शादी? वैसे भी अच्छे लड़के रोज़ कहाँ मिलते हैं। लड़के का फ़ोटो रखा है, उधर देख लो। हमें और पूरी फैमिली को पसंद है। तुमको शादी के लिए हाँ करनी ही है, समझी? बहुत हो गई तुम्हारी मनमानियाँ। अब और घर बिठा के नहीं रख सकते तुमको, समझी? माँ ने एकटक कह दिया। जब आप लोगों ने सब तय ही कर लिया है तो मैं क्या देखूं फिर? करो जो करना है। मेरी चल कहाँ रही है? सिया गुस्से से भड़कते हुए बोली। तुमको शादी नहीं करनी है क्या? पापा ने उसकी तरफ सवाल भरी नज़रों से देखा। करनी है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। ऐसे एकदम से शादी का फैसला कैसे कर लूँ? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को, पर तुम भी समझो। बड़ी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता मिला है। रोज़ रोज़ ऐसे रिश्ते नहीं मिलते हैं। लड़का अच्छी जॉब करता है, लड़के का घर परिवार बहुत संस्कारी है और ख़ुद लड़का भी। लड़के बहुत मिल जाते हैं, पर अच्छी और संस्कारी फैमिली ढूंढना बहुत मुश्किल होता है बेटा। हम नहीं चाहते तुम्हें कभी कोई भी तकलीफ़ हो, और आज नहीं तो कल शादी करनी ही है ना तुमको, तो अभी क्यों नहीं? हाँ पापा, शादी तो करनी है, पर मेरे भी कुछ सपने हैं। पहले मुझे उन्हें पूरा करना है। इस घर और इस शहर के अलावा कुछ नहीं देखा है मैंने। इस घर में रहकर कुएं के मेढक जैसी ज़िंदगी हो गई है मेरी। बाहर की दुनिया क्या है कुछ पता ही नहीं है मुझको। मैं घूमना चाहती हूँ अलग अलग जगह, और वहाँ के लोगों और कल्चर को समझना चाहती हूँ। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती अपनी मर्जी से? मैं शादी करूँगी, पर मेरी भी एक शर्त है। मुझे कुछ दिन अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीनी है। बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, पर कुछ दिन मैं अपने तरीके से जीऊँगी, बस तभी मैं शादी के लिए हाँ बोलूँगी, उसने मजबूती से कहा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, तुम जो चाहती हो करो, पापा ने उसे अनुमति देते हुए कहा। लेकिन माँ ने बोलना चाहा। बस उसने बोल दिया ना, हो गई बात ख़त्म। कुछ दिन उसे भी अपनी मर्जी की करने दो, पापा ने सिया का पक्ष लेते हुए कहा। अच्छा, ये तो बताओ तुम चाहती क्या हो? मैं घूमना चाहती हूँ, इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ, बस यही सपना है मेरा। बोलते हुए उसकी आंखों में चमक बिखर गई। मैंने तो अब तक इस शहर के अलावा और कुछ भी नहीं देखा है। बाहर की दुनिया क्या है, कैसी है, कुछ पता नहीं है मुझको। मैं अलग अलग जगह घूमना चाहती हूँ पापा। ठीक है, मैं तुम्हारे घूमने का इंतज़ाम करा देता हूँ। मेरे एक दोस्त का टूर एंड ट्रैवल्स का काम है,
उनके पास कई सारे टूर प्लान्स हैं। जो तुम चाहती हो या तुम जहाँ जाना चाहती हो घूम आओ। उसे बोलकर तुम्हारे घूमने की व्यवस्था कर देता हूँ और किसी को साथ भेजने का भी इंतजाम कर देता हूँ। पापा ने उसकी खुशी देखते हुए कहा। साथ? फिर क्या मतलब मुझे अकेले जाना है? वैसे भी टूर है तो मैं कहीं खो थोड़ी जाऊंगी। बस में बैठना है और घूमना है, उसमें क्या किसी को साथ ले जाऊं मैं? तो क्या अकेले जाओगी? ये तो गलत बात है। गलत बात कैसे? आपने अभी बोला ना जैसे चाहूं वैसे रह सकती हूँ कुछ दिन, तो फिर अब ये ना नुकर क्यों? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम अकेले ही जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना और कुछ भी परेशानी हो तो फ़ोन कर देना, मैं तुरंत वहीं पहुंच जाऊंगा, समझी? हाँ हाँ समझ गई। अगले ही दिन पापा ने सिया को बताए अनुसार अपने दोस्त को फ़ोन करके टूर की एक टिकट बुक करा दी। अरे बहुत ही खूंखार लड़की थी यार। मैं उससे गलती से जरा सा टकरा के गया, इसी बात पर मुझे लंबा सा भाषण सुना दिया उसने। एक आवाज़ सिया के कानों में गूंजी तो सिया अतीत से वर्तमान में वापस आ गई। एक लड़का फ़ोन पर बात करते हुए उसी बस में चढ़ रहा था जिसमें सिया बैठी थी। यह वही लड़का था जो सिया से टकरा गया था और उसका सब सामान बिखेर दिया था। उसे देखकर सिया अपने मन में सोचने लगी, कितना बदतमीज लड़का है ये, और एक तो मेरा सामान गिरा दिया, ऊपर से अपने दोस्त को फ़ोन करके मेरी बुराई भी कर रहा है। अरे कुछ मत पूछो यार, जिस सफ़र की शुरुआत ही ऐसी हो रही है, आगे पता नहीं क्या होगा। बोलते हुए वो अपना सीट नंबर ढूंढने लगा। अरे ऐसी लड़की को मैं अच्छे से बोलते हुए उसकी नज़र सिया की तरफ गई जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। अमित, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। सिया को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर उसने जल्दबाजी में कॉल काट कर दिया। सीट नंबर देखते हुए वो सिया की सीट के पास आकर रुक गया। मैडम ज़रा साइड होइए, यहाँ साइड में मेरी भी सीट है। सिया की तरफ देखते हुए बोला। हाँ तो क्या मैं तुम्हारी सीट पर बैठी हूँ? अब क्या अपनी सीट भी छोड़ दूँ तुम्हारे लिए? सिया उसकी तरफ आंखें निकालते हुए बोली। आप ऐसे फैल के बैठेंगी तो जगह कहाँ बचेगी मेरे लिए? थोड़ी देर की बात होती तो मैं आपको झेल भी लेता। इतने लंबे टूर पर इतनी सी जगह में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। चलिए उधर खिसकिए। बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हैं आप। आपको दिखाई नहीं देता मैं सिर्फ अपनी जगह में बैठी हूँ और यहाँ से जरा भी नहीं हटूंगी। और आप होते कौन हैं मुझसे इस तरह से बात करने वाले? मैं वही होता हूँ जिसको आप जरा सी बात के लिए 50 बातें सुना के आई थी अभी नीचे। दोनों में दोबारा से बहस होने लगी। दोनों को झगड़ते देखकर ट्रैवल एजेंट भी उधर ही आ गया। अरे आप दोनों क्यों बेकार में झगड़ा कर रहे हैं? अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए और बात को ख़त्म कीजिए। हमें निकलना भी है, देर हो रही है। घड़ी पर नज़र डालते हुए ट्रैवल एजेंट ने दोनों को समझाया। इतना सुनते ही सिया थोड़ी सी खिसक गई और हाथ में लिया और टेडी बियर सीट के बीच में आड़ा रख दिया। लीजिए भाई साहब, मैडम खिसक गई हैं, अब तो बैठ जाइए शांति से। बोलते हुए ट्रैवल एजेंट आगे बढ़ गया। खुद को भी सीट चाहिए, साथ में टेडी और महाराज भी बैठेंगे, क्या मुसीबत है यार। बड़बड़ाते हुए वो सिया की साइड वाली सीट पर बैठ गया। मेरा टेडी, मेरी सीट, तुम कौन होते हो बोलने वाले? उसे बड़बड़ाते देख सिया दोबारा से उसकी ओर खिसकते हुए बोली। देखो मैडम, जैसे आप मेरी ओर सरकती आ रही हैं ना, इससे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आपका टेडी बेचारा मर लेगा, क्योंकि मैं तो अपनी जगह से हटने वाला हूँ नहीं अब। अपने टेडी की हालत देख सिया वापस अपनी जगह पर खिसक गई। बस अलीगढ़ के आगरा की ओर चल पड़ी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका ट्रैवल एजेंट कबीर शर्मा। आपके घूमने फिरने की सारी व्यवस्था और जानकारियाँ मैं ही आपको उपलब्ध कराऊंगा। आपके डेली के शेड्यूल आपको सुबह ही बता दिए जाएंगे। हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कितनी देर रुकेंगे, ये सब आपको सुबह ही फ़ोन पर मैसेज भेज कर बता दिया जाएगा। रात को हम होटल में रुका करेंगे जहाँ आपके लिए रूम्स पहले से बुक होंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट आप होटल से करके निकलेंगे। दोपहर का लंच अगले स्टॉप पर होगा और रात के खाने की व्यवस्था ढाबे पर होगा। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज का आपका शेड्यूल आपके मोबाइल पर मैसेज कर दिया गया है, तो उसे पढ़ लीजिए और कृपया समय का विशेष ध्यान रखें। कबीर जी, 1 मिनट सुनिए, सिया ने आवाज़ देते हुए कहा। जी मैम, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? क्या आप मेरी सीट चेंज करा सकते हैं? मुझे ये जगह पसंद नहीं है।
सॉरी मैम, सारी सीट्स फुल हैं और ज़्यादातर लोग कपल्स हैं, तो किसी को बोल भी नहीं सकते सीट चेंज करने को। प्लीज़ अभी आप मैनेज कर लीजिए, बाद में कुछ अरेंजमेंट कर दिया जाएगा आपके लिए, कबीर ने जवाब दिया। भाई साहब, इनकी सीट चेंज कर दीजिए, वरने यह धकेल धकेल कर मुझे ही नीचे गिरा देंगी यहाँ से, वो बीच में ही बोल उठा। देखो तुम ना, सिया ने जवाब देना चाहा, तभी उसका मोबाइल बज उठा और सरकायली और खटिया जाड़ा लगेगी कॉलर ट्यून पूरी बस में गूंज उठी। सभी लोग वरुण की ओर देखने लगे। हेलो, हाँ वरुण बोल रहा हूँ, और हरामखोरों, तुम में से मेरी कॉलर ट्यून किसने चेंज की है वे? उसे फ़ोन पर बात करते देख सिया ने कबीर की तरफ देखा। मैम, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, मैं करता हूँ कुछ, बोलकर कबीर चला गया। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बड़बड़ाते हुए सिया अपनी सीट पर बैठ गई। 4 घंटे के सफ़र के बाद बस आगरा जाकर रुक गई। शेड्यूल के अनुसार पहले लाल किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी घूमा गया। कबीर उनको एक एक जगह की बारीकियों को अच्छे से समझा रहा था। सिया ताजमहल की एक एक दीवार की नक्काशी को बड़े गौर से देख रही थी। यहाँ भी टेडी रख के कब्जा करने का इरादा है क्या? बोलता हुआ वरुण उसके पास से गुजर गया। सिया उसे घूरती रही, पर उसने पलटकर उसे नहीं देखा। सभी जगह घूमकर सब लोग बस में पहुंच गए। सिया ने देखा वरुण एक बड़ा सा ताजमहल का मिनिएचर लिए आ रहा है। कब्जा करने की बात मुझे बोल रहा था और खुद ताजमहल उठाए ला रहा है, बदतमीज सा, सिया मन ही मन बोली। बस वहां से अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़ी। 3 घंटे का सफर तय करके बस मथुरा पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचने तक रात के 10 बज चुके थे। वहां पहुंचकर बस उस होटल पहुंच गई जहां सबके आराम करने के लिए रूम्स पहले से अरेंज थे। कबीर ने सबको उनके रूम नंबर्स देते हुए उनका सामान उनके कमरों में पहुंचाने का इंतजाम कर दिया था। सिया कमरे में पहुंचकर आराम से बैठ गई। सारा दिन सफ़र करने की वजह से उसे काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। अभी सो गई तो फिर सुबह ही आंखें खुलेंगी सिया, इसीलिए पहले कपड़े चेंज कर ले, फिर आराम से सोना। बोलते हुए वो अपने कपड़ों वाला बैग खोलने लगी। ये जीन्स मैंने कब रखा बैग में? अरे शर्ट तो मैं पहनती भी नहीं, ये किसने रखे हैं इसमें? अजीब से कपड़ों को देखकर सिया बोलती जा रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सिया ने दरवाज़ा खोला तो हंस कर लोटपोट हो गई। सामने वरुण कमर से घुटनों तक टॉवेल और ऊपर उसका दुपट्टा लपेटकर एक हाथ में बैग लिए हुए सामने खड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि तुम ये लड़कियों वाले शौक भी रखते हो, सिया जोर से हंसते हुए बोली। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी? वरुण गुस्सा करते हुए सिया के रूम में घुसता हुआ बोला। कम से कम बैग लेने के पहले चेक तो कर लेती कि बैग तुम्हारा है भी या नहीं। उस कबीर के बच्चे ने मेरा बैग तुमको और तुम्हारा बैग मुझे पकड़ा दिया। उधर मैंने नहाने के चक्कर में अपने कपड़े भिगो दिए। अब तुम्हारा यह गंदा सा दुपट्टा ओढ़ के घूमना पड़ रहा है मुझे, वरुण गुस्से में बोले जा रहा था। ओह, तभी इस बैग से अजीब से कपड़े निकल रहे हैं, सिया हंसते हुए बोली। लाओ मेरा बैग मुझे दो और अपना संभालो, वरुण बैग को वहीं पटकते हुए बोला। वो रहा तुम्हारा बैग बेड पर रखा है, ले जाओ, सिया बैग की ओर इशारा करके बोली। वरुण बैग उठाकर जाने लगा। ओह हेलो, मेरा दुपट्टा दो, पूरे 2000 का सूट है जिसका दुपट्टा तुम ऐसे खराब करते फिर रहे हो, सिया ने दुपट्टे की तरफ इशारा करते हुए कहा। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? वस्त्राण करना चाहती हो क्या मेरा? नियत तो तुम्हारी शुरू से ही ठीक नहीं लग रही थी मुझे, वरुण दुपट्टे को खुद से चिपकाते हुए बोला। पागल हो क्या तुम? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में, मुझे बस अपने दुपट्टे की फिक्र है, समझे? वैसे भी तुमने इसे गीला कर दिया है। क्या किया इससे? सिया उसकी तरफ आंखें निकालते हुए बोली। वो नहाने के बाद कोई कपड़ा नहीं थे और तुम्हारे सारे कपड़े छोटे छोटे से थे, तो यही मिला मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए, और तुमसे अपना बैग भी लेना था। अब मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो तुम, वरुण बैग को ले जाते हुए बोला। खबरदार जो मेरा दुपट्टा लेकर गए यहाँ से, मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी तुमको। अजीब लड़की हो तुमको हालत नहीं दिखाई दे रही मेरी? कुछ नहीं पहन रखा है मैंने, यही दुपट्टा सहारा है मेरा। तुम्हें अपने कपड़े मिल गए ना, इनको पहनो और मेरा दुपट्टा वापस करो, अभी के अभी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब यही कपड़े चेंज करके जाऊंगा और तुम यहीं खड़ी होकर देखना, कौरवों की तरह।
तुमने तो मुझे पांचाली बना दिया है ना। बोलते हुए वरुण दुपट्टे को हटाने लगा। छी छी, अपने कपड़े ले जाओ, बैग भी ले जाओ और ये दुपट्टा भी ले जाओ। वैसे भी तुमने गंदा कर दिया है इसको, और निकलो अभी के अभी मेरे रूम से। सिया आंखों को हाथों से छुपाते हुए बोली। पक्का ना, नहीं चाहिए दुपट्टा? चाहिए हो तो अभी देता हूँ निकाल के। बोला ना नहीं चाहिए, अब जाओ यहाँ से। पर तुम्हारे 2000 के सूट का क्या होगा? मैं देख लूँगी सब, जाओ यहाँ से तुम। ठीक है, ओके। बोलते हुए वरुण ने अपना बैग उठाया और सिया के रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद सिया ने चैन की सांस ली। कपड़े चेंज करके खाना रूम में ही मंगा लिया। सिया खाना खाकर सोने ही वाली थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। हेलो पापा। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, और बस का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, इनके सब अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। आप ज़रा भी परेशान मत होइए, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूँगी। पापा गुड नाइट पापा। बोलते हुए सिया पूरे दिन के बारे में सोचते हुए सो गई। अगले दिन सुबह सिया की नींद जल्दी ही खुल गई। जल्दी से तैयार होकर वह अपने टेडी बियर के साथ बस में पहुंच गई। बाकी सब लोग भी तब तक आ चुके थे। कुछ देर में वरुण भी अपनी जगह पर आकर बैठ गया। तभी कबीर ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, तो देवियों और सज्जनों, आज हम सबसे पहले मथुरा के मंदिरों के दर्शन करेंगे और उसके तुरंत बाद ही जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जयपुर का सफ़र 4-5 घंटे का है, तो मथुरा से निकलने के पहले ही आप लोग अच्छे से अपनी पेट पूजा कर लें, वरना रास्ते पर कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग समझ गए? सभी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। मथुरा के मंदिरों और भागवत भवन के दर्शन करने के बाद सिया बाजार की तरफ निकल पड़ी। उसने अपने लिए खूबसूरत सा कान्हा जी का लॉकेट खरीद लिया। मंदिरों के दर्शन करने में ही काफ़ी समय बीत चुका था। दर्शन करने के बाद सभी लोग बस से होटल पहुंच गए, जहां सभी ने खाना खाया और कुछ देर आराम किया। सिया ने वहीं से 4-5 चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल भी ले ली। लगभग 2 बजे के आसपास बस मथुरा से जयपुर के लिए निकल पड़ी। इतना सारा राशन किसके लिए ले जा रही हो? जयपुर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी रहता है क्या? वरुण ने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुना नहीं तुमने? अब बस 4-5 घंटे बाद ही रुकेगी, और मुझे सफ़र में भूख लगती है, इसलिए लाई हूँ ये सब, सिया ने जवाब दिया। बात को लट की तरह घुमाना तो कोई तुम लड़कियों से सीखे। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोलती कि तुम एक नंबर की भुक्कड़ हो? क्या बोला तुमने? मैं भुक्कड़ हूँ? सिया ने गुस्से से वरुण को घूरते हुए कहा। और नहीं तो क्या, इतना सारा राशन लेकर जाता है क्या कोई, वह भी सिर्फ 4-5 घंटे के लिए? चुप करो तुम, मेरे पैसे, मेरा खाना और मैं ही खाऊंगी। तुम कौन होते हो मुझे ये सब बोलने वाले? मैं होता हूँ इस देश का जिम्मेदार नागरिक, क्योंकि अगर तुम जैसे लोग ऐसे ही खाते रहे ना, तो मुझ जैसे गरीबों लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला। वरुण सिया को चिढ़ाते हुए बोला। और वैसे भी कल रात को जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है ना, उसे तो मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? उल्टा तुम्ही ने मेरा दुपट्टा खराब कर दिया है, समझे? सिया वरुण से बहस करते हुए तेज आवाज़ में बोल पड़ी। धीरे बोलो, वरना सभी लोगों को तुम्हारी करतूत का पता चल जाएगा। वरुण उसे चुप कराते हुए बोला। तो तुम भी मुझसे बहस मत करो, समझे? इतनी अच्छी हॉरर स्टोरी आई है प्रतिलिपि पर, पढ़ने दो मुझे, डिस्टर्ब मत करो। बोलते हुए सिया अपना मोबाइल निकालकर स्टोरी पढ़ने लगी। जयपुर पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बज चुके थे। गुलाबी शहर रात की रोशनी में भी अपनी गुलाबी रोशनी बिखेर रहा था। सिया ने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर के नज़ारों में खो सी गई। रात 8 बजे तक बस होटल पहुंच गई। ओ कबीर भाई, आज बैग मत चेंज कर देना यार, कल रात मुझ पे क्या गुजरी है ये तू नहीं समझ पाएगा, इसलिए आप ध्यान रखना प्लीज़। बस से उतरते हुए वरुण सिया की तरफ देखते हुए बोला। सिया ने वरुण की तरफ घूर कर देखा तो वरुण होटल के अंदर की तरफ बढ़ गया। खा पीकर सभी लोग अपने अपने रूम्स में पहुंच गए। सारे दिन ट्रेवल करने के वजह से सिया को काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह सिया सो रही थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। अरे आज तो काफ़ी देर तक सोती रह गई मैं, सिया घड़ी की तरफ देखते हुए बोली और कॉल रिसीव किया। हेलो, हाँ मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे देर हो रही है,
मैं शाम को आपको खुद कॉल करूँगी, बाय। बोलते हुए सिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। इधर सभी लोग बस में पहुंच चुके थे। सिया भी जल्दी जल्दी में तैयार होकर ब्रेकफास्ट हाथ में लिए जल्दी से बस में जा पहुंची। बस से निकलने का टाइम हो चुका था। शेड्यूल के हिसाब से सबको बता दिया गया था कि बस 9 बजे होटल से हवा महल के लिए निकलेगी, लेकिन अब 9:30 बज रहे थे, पर बस की थी कि चलने का नाम नहीं ले रही थी। सिया बस में बैठी बैठी बोर हो रही थी। कबीर जी, क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो रही है बस चलने में? सिया ने कबीर की तरफ सवाल करते हुए कहा। अरे मैम, मैं वरुण जी अभी तक नहीं आए हैं। कितनी देर से उनका कॉल ट्राई कर रहा हूँ, कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? कबीर ने अपनी समस्या बताते हुए कहा। कबीर जी, आपको पता है मैंने टाइम से आने के लिए अपना ब्रेकफास्ट तक नहीं किया कि मेरी वजह से कहीं और सबको वेट ना करना पड़े, और आप हैं कि उस केयरलेस लड़के के लिए बाकी सबको वेट करवा रहे हैं। सिया ने कबीर से गुस्से में कहा। मैम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही वह आ जाएं हम तुरंत चल देंगे। ऐसे कब तक वेट करने का इरादा है आपका? 10 बजने वाले हैं, धूप होती जा रही है। मेरी मानिए तो उसे पता सेंड कर दीजिए, वह टैक्सी लेकर खुद ही वहाँ आ जाएगा, और ड्राइवर को बोलिए बस चलाने के लिए। ऐसे हम कब तक उसका वेट करते रहेंगे? शाम हो जाएगी और जो भी जगह डिसाइड हुई है उनको घूम भी नहीं पाएंगे, इसलिए चलिए। आप ठीक कह रही हैं, मैं मैसेज करके पता सेंड कर देता हूँ और ड्राइवर को बोलता हूँ चलने के लिए। बोलकर कबीर ड्राइवर के पास चला गया। कुछ ही देर में बस स्टार्ट होकर चलने लगी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना? अब आ जाना आराम से, मैं तो अपना राशन पानी साथ लेकर जा रही हूँ, सोचती हुई सिया मन ही मन मुस्कुरा दी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि पीछे से वरुण बस के पीछे भागते हुए दिखाई दिया। उसे देखकर ड्राइवर ने बस रोक दी। एक हाथ में कोल्ड कॉफ़ी का मग लेकर वरुण जल्दी से बस में आ गया। कोई मुझे बताएगा, मुझे होटल में छोड़कर जाने का आइडिया किस महापुरुष का था? बस में आते ही वरुण ने कबीर की तरफ देखते हुए सवाल किया। कबीर की निगाहें सिया की ओर जा टिकी। कबीर को अपनी ओर देखते हुए सिया ने नज़र घुमा ली। वरुण ये सब देखकर सारा मामला समझ गया। ओह, तो वह महान पुरुष नहीं, स्त्री थी। बोलते हुए वह सिया की तरफ घूरने लगा। जब पैसेंजर्स इतनी देर करेंगे तो बस तो जाएगी ही ना, सारा दिन यहीं थोड़ी ना रुकी रहेगी, सिया ने हिचकिचाते हुए कहा। तो आप कौन होती हैं ये डिसाइड करने वाली कि मुझे होटल में ही छोड़ दिया जाए? वरुण ने गुस्से से आवाज़ तेज करते हुए कहा। तो तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए ना कि तुम्हारी वजह से औरों को कोई तकलीफ ना हो, सिया भी गुस्से में बोल पड़ी। औरों को नहीं, तुम्हें मिस सिया, शायद तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होती है मेरे यहाँ होने से, समझी? वरुण गुस्से से बोले जा रहा था। पहले तो अपने बोलने का तरीका ठीक कीजिए मिस्टर वरुण, आपको लड़कियों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है, समझे आप? सिया गुस्से में आंखें लाल करते हुए बोली। प्लीज़ आप दोनों शांत हो जाइए, इस तरह झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, प्लीज़, कबीर ने वरुण और सिया दोनों को शांत कराते हुए कहा। सिया अपनी बुक खोलकर पढ़ने लगी। वरुण अपना हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनने लगा। थोड़ी देर बाद बस हवा महल पहुंच गई। हवा महल घूमते हुए सिया बस में हुए वाक़ये के बारे में सोच रही थी। बहुत ही बदतमीज़ लड़का है ये, मुझे इससे इतना मुंह नहीं लगाना चाहिए। अब तो मैं इससे ज़रा भी बात नहीं करूँगी। अमीर ज़्यादा होगा अपने घर का, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज़ में ऐसे बात करने की? ऐसे तो कभी किसी ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। तुझे भी तो ऐसे नहीं करना था सिया, वह बेचारा होटल में ही रह जाता ना, यहाँ तो घूम भी नहीं पाता। पर इसमें भी उसी की गलती है, क्यों आया इतनी देर से, उसकी वजह से सबको वेट करना पड़ा। सिया अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी महल के झरोकों से आते हुए एक ताज़ा हवा के झोंके ने सिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सिया हवा महल की खिड़कियों से जयपुर शहर का नज़ारा देखने लगी। करीने से बसा हुआ शहर जिसमें जगह जगह गुलाबी रंग बिखरा हुआ था। शाम गुलाबी, शहर गुलाबी, दिन भी गुलाबी है, गुलाबी ये सफ़र, गाती हुई सिया गुलाबी शहर की तस्वीरें खींचने लगी। हवा महल की सैर करने के बाद सभी ने जल महल घूमा। आमेर का किला और जयगढ़ का किला घूमने तक शाम हो चुकी थी और सभी लोग बस से वापस होटल लौट आए। सिया और वरुण आज पूरा दिन एक दूसरे से कटे कटे रहे। वह दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे।
बस में साथ बैठना भी दोनों की मजबूरी थी। होटल लौटकर सिया अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। खाना खा चुकने के बाद उसे याद आया कि सुबह मम्मी का कॉल आया था। उसने घर कॉल करके कुछ देर बात की। सुबह की बातों को लेकर उसका मन थोड़ा भारी सा हो रहा था। तू यहाँ सिर्फ एंजॉय करने आई है सिया। सोचा था कुछ दिन तो अपने हिसाब से अपनी खुशी से बिताऊंगी, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, खास कर कि जब तक वह वरुण यहाँ पर है। उसे तो बस मुझसे झगड़ा करने का बहाना चाहिए होता है। इस दुनिया में पता नहीं कहीं चैन है भी या नहीं। यही सोचते हुए पता नहीं कब सिया की आंख लग गई। अगले दिन सिया अलार्म लगाकर सोई थी। ठीक 7 बजे अलार्म बज उठा और सिया भी जगकर बैठ गई। उसका उठने का जरा भी मन नहीं था। अभी भी उसकी आंखों में अभी भी नींद भरी हुई थी, लेकिन वह लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए बेमन से उठकर तैयार होने चली गई। ब्रेकफास्ट करके बस के अंदर पहुंची तो देखा वरुण आज पहले से ही वहां मौजूद था। सिया को देखते ही मुंह बनाते हुए एक साइड हो गया। सिया भी चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आज ये कबीर कौन सी बोरिंग जगह ले जाने वाला है। बोलते हुए वरुण ने अपना मोबाइल निकाला और सुबह का शेड्यूल मैसेज पढ़ने लगा। वाह यार, आज तो भानगढ़ जाने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा उधर तो। बोलते हुए वरुण ने हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। भानगढ़, ये तो भूतिया जगह है। वैसे तो मुझे हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद है, पर हॉरर जगह जाने के नाम से ही मुझे डर लग रहा है। भानगढ़ का नाम सुनते ही सिया मन में सोचने लगी। करीब 5 या 6 घंटे बाद बस भानगढ़ के किले के पास पहुंच चुकी थी। सिया का तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। वह तो अंदर जाना भी नहीं चाहती थी। सभी लोग बस से उतरकर जा चुके थे, लेकिन सिया अभी तक बस में ही बैठी थी। तभी कबीर अंदर आ गया। क्या हुआ मैम, आप नहीं जाएंगी घूमने? कबीर ने सिया से सवाल करते हुए कहा। वो कबीर जी, बोलते हुए सिया हिचकिचाने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं आपको डर लगता है? देखिए, आप घबराइए नहीं, आप मेरे और बाकी सब लोगों के साथ ही रहिएगा। वैसे भी अभी तो दिन का उजाला है, ऐसे में यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। आइए। बोलते हुए कबीर सिया को बाहर ले आया। सिया भी डरते सहमते हुए बाहर आ गई। वरुण सिया के चेहरे को देखकर उसकी हालत को भांप गया। वरुण और सिया दोनों ही पूरे बस ग्रुप और कबीर के साथ भानगढ़ किले को देखने लगे। महल काफ़ी पुराना हो चुका था और जर्जर हालत में था, जिसकी वजह से और भी डरावना लग रहा था। जरा सी भी आहट सिया को चौकन्ना कर देती थी। किले के अलग अलग हिस्से देखते हुए ग्रुप के सभी लोग अंदर की ओर दाखिल हो गए। महल के कमरे काफ़ी डरावने थे। सभी लोग उन्हें देखते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी महल के एक कमरे में सिया एक मूर्ति को ध्यान से देखने लगी, जो काफ़ी खूबसूरत थी। इतनी देर में ग्रुप के सारे लोग किले के अगले कमरे की तरफ बढ़ गए और सिया कमरे में अकेली रह गई। इस बात का होश उसे तब आया जब मूर्ति की खूबसूरती से उसका ध्यान हटा। कबीर जी, बोलते हुए सिया आगे बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ग्रुप के सभी लोग किस ओर निकल गए हैं। तभी पीछे से एक हाथ ने आकर सिया का कंधा थपथपा दिया। आई, बोलते हुए सिया जोर से चीख पड़ी और अपनी आंख बंद कर ली। तभी बचाओ बचाओ की तेज आवाज़ सिया के कानों में पड़ी, जो कि वरुण की थी, जिसने सिया का कंधा थपथपाया था। उसकी आवाज़ सुनकर सिया ने आँख खोलकर उसे देखा। वरुण उसके सामने ही डरा हुआ सा खड़ा था। दोनों के अचानक चिल्लाने की वजह से उस पुराने किले में लटके चमगादड़ एकदम से उड़कर बाहर निकल गए। इतनी देर में बाहर चिल्लम चिल्ली मच गई। एक दूसरा ग्रुप जो किला घूमने आया था और सिया वाले कमरे में घुसने ही वाला था। सिया और वरुण के चिल्लाने की वजह से और चमगादड़ को उड़ता देखकर उनको भूत समझकर कमरे से बाहर से ही भाग खड़ा हुआ। उधर जो बस वाला सिया का ग्रुप आगे बढ़ रहा था, वह भी सिया की आवाज़ सुनकर वापस आया। क्या हुआ मैम, आप ठीक तो हैं? कबीर ने सिया को थपथपाते हुए कहा। सिया और वरुण दोनों पसीने में भीगे हुए आमने सामने खड़े थे। कबीर मेरे भाई, पहले तू यहाँ से बाहर ले चल, वरना ये लड़की तो आज मेरी जान लेकर ही रहेगी। मैं तो इसको अकेले देखकर इसे बुलाने, इसकी हेल्प करने आया था, पर ये इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि भाई मुझे भरोसा हो गया आज कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, बस चुड़ैलें होती हैं, चुड़ैलें और कुछ नहीं। बोलते हुए वरुण दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया।
तुम मुझे चुड़ैल बोल रहे हो क्या? सिया ने गुस्से से आंखें दिखाते हुए वरुण से पूछा। भाई, वे बेचारे ग्रुप वाले मुश्किल से हिम्मत करके आ रहे थे महल देखने। भाई मेरे, वो भी भाग गए इसकी चीख सुन के, और ऐसे भागे हैं कि घर जाकर ही रुकेंगे। अब उन बेचारों को कौन बताएगा? यहाँ कोई भूत नहीं था, बल्कि इन मैडम की चीख ने उनका बुरा हाल किया है। बोलते हुए वरुण ने सिया की तरफ देखा। चलिए मैम, बाहर चलिए, ये जगह ज़्यादा देर रुकने के लिए सेफ नहीं है, वैसे भी शाम होने वाली है। वरुण सर, आप भी चलिए। बोलते हुए कबीर सभी को लेकर वापस बस में लौट आया और बस होटल की तरफ चल दी। यार सच में बहुत डरावना किला था। पीछे लोग बैठे हुए लोग आपस में बातें कर रहे थे। सिया बोतल निकालकर पानी पी रही थी। आओ इधर दो बोतल, बिना वजह इतना डरा दिया मुझे। बोलते हुए वरुण ने सिया के हाथ से बोतल लेकर सारा पानी पी लिया। अब मैं क्या पीऊँगी? बोलते हुए सिया ने पानी की बोतल वरुण के हाथ से छीन ली। तुम ना खून पी लो मेरा। जिस तरह से तुमने मुझे डराया है ना, लाइफ में किसी की हेल्प नहीं कर पाऊँगा मैं। यह हालत है मेरी। तो मैंने बोला था मेरी हेल्प करने को। अपना ख्याल रख सकती हूँ मैं। दिख रहा था क्या कर रही थी तुम। डरी सहमी सी इधर उधर देख रही थी। मुझे लगा अकेली लड़की है, डरी हुई है, इसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन मैडम तो सीधा सीधा बोलो ना, अकेली लड़की देखकर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। सिया ने गुस्से में वरुण की तरफ देखते हुए कहा। फ़ायदा? और वह भी तुम्हारा? मत मारी गई है मेरी जो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा। तुमसे भगवान बचाए मुझे, और आज की इस दुर्घटना के बाद तो तुम्हारी हेल्प करने की भी कोशिश नहीं करूँगा। बोलते हुए वरुण ने अपना हेडफोन लगा लिया। हाँ तो मत करना। बोलते हुए सिया ने अपनी बुक खोल ली। थोड़ी ही देर में बस होटल पहुँच गई। खाना खाकर सिया अपने रूम में आराम कर रही थी, लेकिन आज उसे चैन नहीं था। भानगढ़ के किले की सारी घटनाएं उसे रह रह कर याद आ रही थीं। उन सब बातों को सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। अकेले रूम में पड़े पड़े उसे डर लगने लगा और नींद आंखों से कोसों दूर थी। डर जब ज़्यादा ही बढ़ गया तो वह रूम से निकलकर होटल के लॉबी में आ गई। लॉबी में टहलते हुए उसकी नज़र वरुण पर पड़ी, जो वहीं लॉबी में चेयर पर बैठे हुए काफ़ी पीते हुए कोई किताब पढ़ रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? सोया नहीं अभी तक? सोचते हुए सिया उसकी तरफ ध्यान से देखने लगी। तभी वरुण का ध्यान सिया की तरफ गया। कब तक खड़े खड़े मुझे ऐसे ही प्यार से निहारने का इरादा है आपका मैडम? वरुण ने किताब बंद करते हुए सिया की तरफ देखा। वरुण को अपनी तरफ देखते हुए सिया उसकी तरफ बढ़ गई। तुमको निहारूंगी, वह भी प्यार से? ऐसा सोचना भी मत। सिया उसे घूरते हुए बोली। सोच तो मैंने बहुत कुछ लिया है मैडम। बोलते हुए वरुण हंस दिया। वैसे तुम कैसे घूम रही हो, वह भी इस वक्त? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा बाहर घूम लूं। सिया ने आसपास देखते हुए कहा। और तुम भी तो नहीं सोए अभी तक? नींद नहीं आई या भानगढ़ के किले का डर अभी भी नहीं निकला है दिल से? रही मेरे जागने की बात, तो आज ऐसा डराया है तुमने कि आंखें बंद करते ही भानगढ़ का किला उड़ते हुए चमगादड़ और चिल्लाती हुई तुम दिखाई देती हो। कोई भला सा इंसान कैसे सो सकता है भला, तुम ही बताओ। वरुण सिया को ताना देते हुए बोला। सीधा साधा बोलो ना कि तुमको भी डर लग रहा है। ये बातों की जलेबियाँ क्यों बना रहे हो? सिया वरुण के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली। हाँ ऐसा ही है, अब खुश? कौन तुमसे बहस करके अपना माथा फोड़े। बोलते हुए वरुण ने किताब दोबारा खोल ली। वैसे तुमको पढ़ते नहीं देखा कभी, क्या पढ़ रहे हो? सिया बुक की तरफ देखते हुए बोली। लड़कियों को भगाने के 101 तरीके, ये पढ़ रहा हूँ। वरुण जल्लाते हुए बोला। वो तो तुम्हारी शक्ल देख के भाग ही जाएंगी। सिया वरुण की ओर देखकर हंसते हुए बोली। अच्छा, इतनी बुरी शक्ल भी नहीं है मेरी। लड़कियां मरती हैं मेरी एक स्माइल पर, समझी? पर तुमको ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुमको तो अपना वह भालू टेडी ही क्यूट लगता है बस। वरुण ने सिया की तरफ मुंह बनाते हुए कहा। वैसे मिला कोई तरीका लड़की भगाने का? सिया ने अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए कहा। 2-3 तरीके ट्राई कर चुका हूँ, पर कोई फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है। लड़की दूर जाने की बजाय मेरे और ज़्यादा करीब आती जा रही है। फिर भी मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। उसे भगाकर ही दम लूँगा। वरुण किताब के पन्ने पलटते हुए बोले जा रहा था। तुम्हारे पास कोई अच्छा सा आइडिया हो तो बताओ, उसे भी ट्राई करके।
बोलते हुए उसने सिया की तरफ देखा, जो कि चेयर पर ही सर रखे हुए सो गई थी। अरे ये तो यहीं सो गई। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी यहीं बैठा ही हूँ। रूम में तो वैसे भी डर की वजह से नींद नहीं आएगी। बोलते हुए वरुण ने सिया के चेहरे की ओर ध्यान से देखा, जो लॉबी की तेज रोशनी में बेहद खूबसूरत दिख रहा था। कुछ भी कहो यार, लड़की है तो खूबसूरत। बोलते हुए वरुण ने किताब बंद कर दी और सिया के चेहरे की ओर देखते हुए चेयर पर आराम से बैठ गया। बैठे बैठे उसे भी न जाने कब नींद आ गई। अगले दिन सुबह 5 बजे सिया की नींद तब खुली जब लॉबी में होटल के स्टाफ की चहल पहल शुरू हो गई। हे भगवान, मैं रात को यहीं सो गई, किसी ने मुझे जगाया भी नहीं और ये कमबख्त भी यहीं सो रहा है। जगा नहीं सकता था मुझे। साइड वाली चेयर पर सोए हुए वरुण को देखकर सिया बोले जा रही थी। वहाँ से निकलकर सिया जल्दी से अपने रूम में जा पहुंची। थोड़ी देर लेटकर सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई तो उठकर तैयार होने चली गई। सिया आज काफ़ी जल्दी उठ गई थी, इसलिए उसका वक्त काटे नहीं कट रहा था। बार बार घड़ी देखकर 9 बजने का इंतजार कर रही थी। अभी 9 बजने में काफ़ी देर थी, इसलिए सिया अपने घर कॉल करके मम्मी पापा का हालचाल पूछने लगी। कितने दिन और घूमना बाकी है अभी सिया? 6-7 दिन तो हो चुके हैं तुझे गए हुए, मम्मी ने सिया से सवाल करते हुए कहा। मम्मी, सिर्फ 15 दिन का तो टूर है, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। हाँ, तू जल्दी वापस आ जा ताकि हम तेरी शादी की तैयारियां जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। ठीक है मम्मी, घर आकर इस बारे में बात करूंगी। अब रखती हूँ, बात बाद में करूंगी। बोलते हुए सिया ने कॉल काट दिया। सिया दोबारा से घर के बारे में सोचने लगी। पता नहीं मम्मी मुझे किसके गले बांध देंगी। मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, बस शादी शादी की रट लगा रखी है। सोचते हुए सिया परेशान हो गई। तभी उसका ध्यान घड़ी की तरफ गया। 9 बजने ही वाले थे। जो भी होगा बाद में देख लूँगी, अभी तो मैं बस इस सफ़र का एंजॉय करना चाहती हूँ। बोलते हुए सिया टेडी और बैग को उठाकर चल पड़ी। बस में आकर देखा वरुण अभी तक नहीं आया था। लगता है आज फिर लेट होगा और बाकी सबको भी लेट कराएगा। बोलते हुए सिया टेडी को गोद में लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद और लोगों के साथ वरुण भी आ गया। समय हो चुका था तो बस भी अपने निर्धारित समय पर चल दी। आप सभी का ध्यान अपनी तरफ चाहूँगा, कहते हुए कबीर ने बोलना शुरू किया। जयपुर और उसके आसपास की जगह हम अभी घूम चुके हैं। अब हम उदयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से उदयपुर जाने में करीब 5-6 घंटे का समय लगेगा और वहाँ पहुँचते हुए हमें शाम हो जाएगी। तो आज तो घूमना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कल का पूरा दिन हम लोग घूमने में ही बिताएंगे। तो आप सभी अपने इस टूर को एंजॉय कीजिए। बोलते हुए कबीर अपनी जगह पर चला गया। तुम तो बड़ी शातिर हो यार, वरुण ने सिया की तरफ देखते हुए कहा। क्यों, अब क्या कर दिया मैंने? सिया ने चिढ़ते हुए वरुण की तरफ देखा। तुम मुझे वहाँ अकेले सोता हुआ छोड़कर भाग गई थी रात को। वरुण सिया की तरफ आंखें निकालते हुए बोला। भाग गई थी? व्हाट यू मीन? और नहीं तो क्या, तुम्हारी रखवाली करने के चक्कर में मैं भी वहाँ सो गया था। मुझे लगा मैडम यहीं सो रही हैं, अकेले कहीं डर ना जाएं। तुम्हारी रखवाली करते करते मैं खुद वहीं सो गया। सुबह आँख खुली तो खुली की खुली रह गई। देखा तो मैडम गायब हैं और मैं उधर लॉबी में सुबह 8 बजे तक सोया रहा मुंह खोल के। आते जाते लोग हंस रहे थे मुझ पर, समझी? वाट समझी? पहले बात तो उधर सोना ही नहीं था मुझे, और मैं सो भी गई थी तो तुम जगा नहीं सकते थे क्या मुझे? मैं खुद उधर सुबह 5 बजे तक पड़ी रही हूँ। अच्छा, खुद तो 5 बजे उठकर भाग गई, मुझे भी जगा देती तो मैं भी जाके रूम में सो जाता। वरुण बहस करते हुए बोला। तुम ना चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे? ना मैं उधर बैठती ना सोती, सिया ने वरुण को जवाब देते हुए कहा। दुनिया भर की सारी गलतियों के इल्ज़ाम तुम मेरे ऊपर डाल दिया करो, है ना? ये सही है। तुम उधर घूम रही थी, खुद ही मेरे पास आई, खुद ही उधर सो भी गई और गलती सारी मेरी है। एक नंबर की मतलबी लड़की हो तुम, समझी? एक अकेले लड़के को ऐसे अकेले छोड़कर जाते हुए जरा भी नहीं सोचा तुमने। ओह, अकेला लड़का? तुम तो अकेले ही बहुत हो। हाँ, तो ये तो मेरा टैलेंट हुआ ना। चुप करो अब, हमेशा झगड़ा करने का बहाना चाहिए होता है तुमको, बस। अरे बहाना तो तुमको चाहिए होता है,
मेरे करीब आने के, जैसे रात को आई थी। तुम चुप करते हो या? ठीक है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं कर सकता। बोलते हुए वरुण ने अपनी लड़कियों को भगाने के 100 तरीके वाली बुक पढ़नी शुरू कर दी। उदयपुर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज चुके थे। सभी लोग इतनी दूर तक सफ़र करके थक भी चुके थे। सिया भी खा पीकर अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। इतना लंबे सफ़र की थकान तो होनी ही थी। बिस्तर पर पड़ते ही उसे नींद आ गई और सीधी सुबह 7 बजे के अलार्म के साथ आँख खुली। जल्दी से तैयार होकर और ब्रेकफास्ट करके बस में पहुंच गई। बस सबसे पहले फतेह सागर झील पहुंची। उदयपुर बेहद सुंदर झीलों का शहर है। सभी लोग झील देखने के बाद एकलिंग जी मंदिर और बागौर की हवेली देखते हुए अंत में उदयपुर का किला देखने जा पहुँचे। इतनी सारी जगह घूमते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। किला देखते हुए शाम ढलने लगी थी। सिया को यह किला बेहद खूबसूरत लग रहा था, इसलिए हर एंगल से उसकी तस्वीरें ले रही थी। किले की पीछे की दीवार की तरफ जाकर उनकी तस्वीरें लेने लगी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, और उसने मुड़कर देखा तो एक साया उसके पीछे चला आ रहा था। ये कोई चोर उचक्का तो नहीं है जो मेरा सामान छीनना चाहता हो? सोचते हुए सिया को डर लगने लगा। ये तो मेरे पीछे ही चला आ रहा है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। बोलते हुए सिया किले के कोने वाली दीवार के पास छुप गई। जैसे ही वह साया करीब आया, सिया ने अपना बैग उठाकर पूरे जोर से उसके सर पर दे मारा। अरे मम्मी, मर गया रे, मार डाला रे। बोलते हुए वरुण जमीन पर गिर पड़ा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम्हारा पीछा करूंगा? और तुम क्या मुझे मारने का प्लान बनाकर आई हो घर से, या किसी ने मेरे मर्डर करने की सुपारी दे रखी है तुमको? जब देखो तब तुम्हारे हर हमले का शिकार बस मैं ही होता हूँ। हे भगवान, मुझे बचा ले इस लड़की से, ये मेरी जान लेकर ही रहेगी। अरे मुझे लगा कोई चोर उचक्का है जो मेरा पीछा कर रहा है। शक्ल से चोर उचक्का दिखाई देता हूँ क्या मैं तुमको? देखो, जरा देखो ध्यान से, ये क्या किया है तुमने? सर फोड़ दिया मेरा। ये जो बल्ब सा निकल आया है ना सर पे, ये सब तुम्हारा किया धरा है। आज ही तुम्हारी शिकायत करूँगा उस कबीर से और बोलूँगा या तो इस लड़की को यहीं छोड़ दें या मुझे। मैं नहीं रहूँगा इसके साथ। बोलते हुए वरुण सर पर उभर आई चोट को हाथ से दबाता हुआ चला गया। सिया उसे जाते हुए देखकर अपने आप को कोस रही थी। यह क्या कर दिया सिया? बहुत जोर से लग गई इसको तो। कहीं यह सच में मेरी शिकायत करके मुझे घर ना भिजवा दे। सोचते हुए सिया बस की ओर चल पड़ी। काफ़ी देर हो चुकी थी। सभी लोग बस में आ चुके थे। बस होटल की तरफ चल दी। वरुण अब भी अपने सर की चोट को हाथ से पकड़कर बैठा था। ज़्यादा दर्द तो नहीं है? सिया ने डरते हुए पूछा। नहीं मैडम, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ ऐसा टूर हर रोज़ हो और रोज़ मेरा सर फूटे। वरुण गुस्से से भिनभिनाकर बोले जा रहा था। आई एम सॉरी, मुझे सच में पता नहीं था वहाँ तुम थे। बोलते हुए सिया ने अपने बैग से दवा निकालकर वरुण की ओर बढ़ा दी। इसे लगा लो, राहत मिलेगी तुमको। हाँ, बोलते हुए वरुण ने दवा ले ली। बस होटल पहुँच चुकी थी। सभी लोग अपने रूम में जा चुके थे। सिया भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। उसे अभी भी वरुण की चोट याद आ रही थी। मैंने भी उसे बिना देखे भाले ही मार दिया। मैं भी ना कभी कभी इतनी डर जाती हूँ कि कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देती हूँ। यही सब सोचते सोचते सिया को नींद आ गई। अगले दिन सुबह 7 बजे ही सिया का मोबाइल बज उठा। सिया ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर से कबीर था। मैम, जल्दी से नीचे हॉल में आ जाइए, कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलकर कबीर ने कॉल कट कर दिया। अब सुबह सुबह क्या हो गया है, सोचते हुए सिया ने मुंह धोया और कपड़े बदलकर नीचे हॉल में पहुंच गई। वहां ग्रुप के सभी लोग और वरुण पहले से मौजूद थे। जब सभी लोग आ गए तो कबीर ने कहना शुरू किया। कल का दिन मेरे और आप सभी के लिए काफ़ी थकावट भरा रहा, क्योंकि पहले इतना लंबा सफ़र और फिर सुबह से शाम तक घूमना। इसीलिए आज के लिए प्लान में कुछ चेंजेस किए गए हैं। आज आप सभी लोग दिन भर होटल में रहकर आराम करेंगे ताकि आपको थोड़ी राहत मिले, और शाम को आप सभी के लिए एक सरप्राइज पार्टी है उदयपुर सिटी पैलेस में। तो दिन भर आराम कीजिए और शाम के लिए तैयार रहिए। हैव ए नाइस डे, बोलकर कबीर चला गया। चलो अच्छा है, आज आराम मिलेगा तो थोड़ी रिफ्रेश हो जाऊंगी।
बोलते हुए सिया अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी नज़र वरुण की तरफ पड़ी। अब चोट कैसी है तुम्हारी? सिया ने वरुण की तरफ देखते हुए कहा। काफ़ी ठीक है, दवा ने जल्दी अपना काम कर दिया। दवाई के लिए थैंक्स बोलते हुए वरुण कमरे की तरफ चला गया। चलो ये भी ठीक हुआ, बोलते हुए सिया अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। दोपहर को सिया मार्केट जाकर अपने लिए कुछ राजस्थानी कपड़ों की शॉपिंग कर लाई। शाम को सभी लोग पार्टी के लिए तैयार होकर बस से उदयपुर सिटी पैलेस जा पहुंचे। सिटी पैलेस की रौनक देखते ही बनती थी। रोशनी में नहाया हुआ पैलेस बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। सभी लोग पैलेस पहुंच चुके थे। वरुण की नज़र जैसे ही सिया पर पड़ी, वह उसे देखता ही रह गया। गहरे ब्लू कलर की साड़ी और उस पर बेहद हल्के सफ़ेद सितारे लगे हुए साड़ी में सिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वरुण ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। सिया पार्टी में सभी से मिलने लगी, लेकिन वरुण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वरुण का ध्यान सिया से हट ही नहीं रहा था। पार्टी में और भी कई सारे लोग आए थे, जो कि टूरिस्ट थे, जिनमें कुछ फॉरेनर भी थे। वे सभी राजस्थान को घूमने और आज की पार्टी एंजॉय करने के लिए आए थे। वरुण ने देखा कि सिया उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही है, तो वह बार की तरफ चला गया, जहाँ कुछ फॉरेनर लड़कियाँ वेस्टर्न ड्रेस पहने हुए वाइन पी रही थीं। वहाँ जाकर वरुण ने भी अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर दी और उन लड़कियों के साथ बातें करने लगा। सिया का ध्यान वरुण की ओर गया, जो कि उन फॉरेनर लड़कियों के साथ चिपक कर बैठा हुआ था। बातें करते हुए उनमें से एक लड़की ने वरुण के गले में अपनी बाहें डाल दीं। इसे तो बस मौका चाहिए होता है लड़कियों से चिपकने का, बोलते हुए सिया उसे गुस्से से घूरने लगी। तब तक वरुण उन लड़कियों के साथ लगभग 2 ड्रिंक पी चुका था और अब हल्के नशे में था। सिया को अपनी ओर घूरते हुए देखकर वरुण वहाँ से उठकर सिया की तरफ आ गया। ऐसे घूर क्यों रही थी मुझे तुम? वरुण ने सिया के पास आकर सवाल किया। मैं तुम्हें क्यों घूरूंगी भला? वहाँ से देखा था मैंने, तुम घूर घूर कर देख रही थी मुझे। अब बताओ क्यों? वरुण बोला। नहीं घूर रही थी तुमको, मैं बस उन लड़कियों को देख रही थी। ओह अच्छा, उन लड़कियों को? हाँ, वैसे उन्हें घूरना तो बनता भी है। देखो कितनी क्यूट हैं। हाय, वरुण दोबारा उन लड़कियों की तरफ देखकर आंखें भरते हुए बोला। हाँ देखा मैंने, तुम कैसे उनसे चिपके हुए थे। सिया वरुण को घूरती हुई बोली। हाँ तो तुमको क्यों जलन हो रही है? उनको मेरी बातें पसंद आ रही थीं तो बैठी थी चिपक के। तुम्हारी तरह थोड़ी हैं जो हमेशा झगड़ा करती रहे। वरुण सिया को चिढ़ाते हुए बोला। झगड़ा मैं नहीं, तुम करते हो, समझे? हमेशा मुझसे झगड़ने के बहाने चाहिए होते हैं तुमको बस। मैं बस तुम्हारी बातों का जवाब देती हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, तो मेरी इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? कौन सी बात का जवाब? यही कि उन लड़कियों को मेरे करीब देखकर तुमको क्यों जलन हो रही थी, बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई जलन नहीं हो रही थी, बोलते हुए सिया वहाँ से जाने लगी। अरे रुको ना, मेरी बात का जवाब दो पहले। वरुण ने सिया को रोकना चाहा। मुझे कोई जवाब नहीं देना किसी भी बात का, बोलते हुए सिया वहाँ से मुड़कर जाने लगी। रुको तो सिया, बोलते हुए वरुण ने सिया का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन हुआ कुछ और ही जो किसी ने सोचा भी ना था।